हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली ये जो टेक्निक होता है वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर बेस्ड होता है। इस टेक्निक में होता क्या है कि जो सैंपल का एटम होता है वो एक्साइटेशन सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है एंड एनर्जी एमिट करके फिर से ग्राउंड स्टेट में चला आता है। और ये जो एमिटेड लाइट होता है वो मोनोक्रोमीटर और स्लिट से होते हुए ये डिटेक्टर तक पहुंचता है। और ये जो डिटेक्टर होता है वो ये एमिटेड लाइट के इंटेंसिटी, वेवलेंथ और कलर को ये डिटेक्ट करता है और रीड आउट सिस्टम में हमें इसका रिजल्ट या ग्राफ हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड इस टेक्निक की मदद से हम किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि इसमें ये इतने कंसंट्रेशन में ये प्रेजेंट है। ओके, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो सोडियम एलिमेंट है वो 589 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ वाले रेडिएशन ये एमिट करता है और येलो कलर ये शो करता है। और साथ ही साथ जो पोटेशियम एलिमेंट है वो 766 वेवलेंथ नैनोमीटर वेवलेंथ वाले ये रेडिएशन ये एमिट करता है और वायलेट कलर ये शो करता है। साथ ही साथ नीचे में जो एलिमेंट दिए हैं वो भी स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले रेडिएशन ये एमिट करता है और स्पेसिफिक कलर ये शो करते हैं। अगर हम लोग बात करें फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो जैसे कि नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें हम लोग एक्साइटेशन सोर्स के रूप में हम लोग फ्लेम का यूज़ करते हैं। ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से हैं, जैसे कि इसमें 2022 में पूछा गया, इसमें एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्लेम फोटोमीटर। 22 में पूछा गया है एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री, 4 मार्क्स का पूछा गया है ये। और 18 में पूछा गया है डिस्क्राइब प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये 12 मार्क्स का पूछा गया है फ्रेंड्स। और 17 में पूछा गया है एनी फोर लिमिटेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री, ये 4 मार्क्स का पूछा गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं डिटेल से। फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये एग्ज़ाम में आएगा तो हम लोग इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, इस टॉपिक को वो देख लेते हैं। एमिशन ऑफ लाइट ऑफ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ बाय एल्कलाई एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल व्हेन पास्ड थ्रू द फ्लेम एंड द कोरिलेशन ऑफ इट्स एमिशन इंटेंसिटी विद द कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट इज फ्लेम फोटोमेट्री और फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें कहा क्या जा रहा है कि जो एल्कलाई और एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है उसे जब हम फ्लेम में पास करते हैं तो उसके जो एमिशन की इंटेंसिटी और उसका जो कंसंट्रेशन होता है एलिमेंट का, उसके जो रिलेशन होता है उसे हम लोग फ्लेम फोटोमेट्री कहते हैं। आगे देखते हैं। द टेक्निक इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल फॉर फॉर द एनालिसिस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम स्पेशली इन फ्लूइड एंड टिश्यू। ओके, तो ये जो टेक्निक होता है वो सोडियम और पोटेशियम के लिए स्पेशली ये यूज़फुल किया जाता है। तो जैसे इसमें बताया गया है कि ये एल्कलाई और एल्कलाइन अर्थ मेटल में के डिटेक्शन के लिए ये टेक्निक यूज़ होता है। तो कौन कौन से एलिमेंट एल्कलाई और एल्कलाइन अर्थ मेटल में आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स एल्कलाई मेटल में हाइड्रोजन से लेके फ्रांसियम तक ये आते हैं। और एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम से लेकर रेडियम तक के जो एलिमेंट होते हैं वो आते हैं। ओके, तो ये जो टेक्निक होता है फ्रेंड्स वो इन्हीं एलिमेंट के मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए ये यूज़फुल होते हैं। ओके, इसमें इसका प्रिंसिपल पार्ट, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ मेटेलिक सॉल्ट इज स्प्रेड as a fine droplet into a flame, due to the flame the droplet dry leaving a fine residue convert into neutral atom। इसमें क्या हो रहा है कि जब हम लोग सॉल्यूशन को फ्लेम में हम लोग स्प्रे करते हैं तो वो फाइन रेसिड्यू में कन्वर्ट हो जाता है और अ, उसके बाद ये न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू दी थर्मल एनर्जी ऑफ फ्लेम। ये थर्मल एनर्जी के कारण होता है ये प्रोसेस। द एटम गेट एक्साइटेड एंड देयर आफ्टर रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, और ये एटम जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, देन उसके बाद ये ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है एनर्जी एमिट करके। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं इसमें। इन दिस प्रोसेस ऑफ रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड एटम एमिट रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, दिस वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज स्पेसिफिक फॉर एनर्जी एलिमेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है।
और इसके प्रोसेस को हम लोग इस इक्वेशन के ज़रिए से समझ सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है उसका हम लोग इवापोरेशन करते हैं और उसे सॉलिड रेसिड्यू में चेंज करते हैं। देन ये जो सॉलिड रेसिड्यू होता है उसका इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू इसे गैस में हम लोग चेंज करते हैं और इस गैस को हम लोग एटोमाइज़र या फ्लेम के थ्रू हम लोग एटम में कन्वर्ट करते हैं और इसके बाद हम लोग इसे थर्मल एनर्जी देकर इसे एक्साइटेड करते हैं और ये जो एक्साइटेड एटम होता है वो फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में चला आता है एनर्जी एमिट करके। और ये जो एमिटेड लाइट होता है उसे डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है और हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसमें कौन सा इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, और हम लोग इस डायग्राम के थ्रू भी इसे समझा सकते हैं कि ये जो सैंपल का जो एटम होता है वो एक्साइटेड स्टेज में चला जाता है एंड एनर्जी एमिट करके ये फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में चला आता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट में। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें सैंपल लेते हैं हम लोग और इसे हम लोग नेबुलाइज़र में डालते हैं। इसमें क्या होता है, ये ड्रॉपलेट्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं एंड इसे मिक्सिंग चैम्बर में डालते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स और ये जो फ्यूल और ऑक्सीडेंट है वो मिक्स होते हैं इस मिक्सिंग चैम्बर में और ये सैंपल और ये फ्यूल ये एरेजोल मिस्ट में ये चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे एरेजोल मॉडिफायर लगा होता है। ये क्या करता है, जो फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं उसी को ही यहाँ से आगे बढ़ने देता है और जो बाकी बच जाते हैं उसे ड्रेन के थ्रू ये बाहर कर देता है सिस्टम से। ओके, और यहाँ से ये सैंपल और ये फ्यूल का ये जो मिक्सचर है वो आगे बढ़ता है फ्लेम की तरफ और जो फ्लेम होता है वो इसे सैंपल को एटम में कन्वर्ट कर देता है और ये जो सैंपल का एटम होता है वो एक्साइटेड हो जाता है एनर्जी एब्जॉर्व करके और एनर्जी एमिट करके फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में चला आता है। और ये जो एमिटेड लाइट होता है वो मोनोक्रोमेटर में आता है। मोनोक्रोमेटर से होते हुए ये स्लिट में आता है। स्लिट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का ही एमिटेड लाइट यहाँ से पास होता है और यहाँ पर ये एम्पलीफायर लगा होता है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है एंड देन डिटेक्टर तक ये जाता है सिग्नल। डिटेक्टर जो होता है वो एमिटेड लाइट की इंटेंसिटी, वेवलेंथ और कलर को ये डिटेक्ट करता है एंड जो रिकॉर्डर जो होता है वो इसमें हमें रिज़ल्ट या ग्राफ हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क करता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसमें बात करते हैं इसमें यूज़ होने वाले मेजर कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहले इसमें है सैंपल डिलीवरी सिस्टम एंड सेकंड है इसमें सोर्स, थर्ड है इसमें मिरर, स्लिट, मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर एंड लास्ट है इसमें रीड आउट डिवाइस। तो एक एक करके हम लोग इसे समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है इंस्ट्रूमेंटेशन में। सबसे पहले इसमें सैंपल डिलीवरी सिस्टम, देयर आर 3 कंपोनेंट्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग लिक्विड सैंपल। तो कौन कौन से है वो कंपोनेंट उसे देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें नेब्यूलाइज़र, ये क्या करता है, जो सैंपल होता है उसे ड्रॉपलेट्स में ये चेंज करता है। ठीक है, इट्स ब्रेक अप द लिक्विड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ओके, आगे इसमें नेब्यूलाइज़र द कन्वर्जन ऑफ अ सैंपल टू अ मिस्ट ऑफ finally divided droplet using a jet of compressed gas. Okay, the flow carries the sample into the atomization region. ठीक है, और इसमें हम लोग न्यूमेटिक नेबुलाइज़र का मोस्ट ऑफ दी इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एरेजोल मॉडिफायर। जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या करता है, जो फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं उसे ही ये एटोमाइज़र तक ये प्रोसेस करता है। ये इट रिमूव्स लार्ज ड्रॉपलेट्स फ्रॉम दी स्ट्रीम एंड अलाउ ओनली स्मॉलर ड्रॉपलेट्स देन अ सर्टेन साइज टू पास। ओके, ये जो स्मॉल साइज़ के ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो फाइन साइज़ के ड्रॉपलेट्स होते हैं उसे ही ये एटोमाइज़र तक ये ले जाता है, ये जाने देता है। ठीक है, फ्लेम और एटोमाइज़र, इट कन्वर्ट्स टू एनालाइट इनटू फ्री एटम। ठीक है, फ्री एटम मीन्स ये न्यूट्रल रहता है, ये एटम ये चार्ज कैरी नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सोर्स। सोर्स में हम लोग इसमें बर्नर का यूज़ करते हैं और बर्नर में हम लोग प्री मिक्स मेकर, टोटल कंजप्शन, सील्ड बर्नर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एसिटिलीन फ्लेम का भी यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है,
नेक्स्ट है इसमें मिरर। मिरर क्या करता है, ये एज अ रिफ्लेक्टर ये इंस्ट्रूमेंटेशन में वर्क करता है, और ये हम लोग इसमें कॉन्केव मिरर का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में यहाँ इसमें है ये रिफ्लेक्टर, इसमें ये कॉन्केव मिरर है, ये एज अ रिफ्लेक्टर का वर्क करता है। ये इस तरफ ये रेडिएशन को नहीं जाने देता, ये सिर्फ एक ही दिशा में ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो इसमें है The radiation from the flame is emitted in all direction is space. Thus, a major portion of emitted radiation will be not reaching at the detector. Okay. In order to increase the amount of radiation reaching at the detector, a concave mirror is set behind the burner. ठीक है, यहाँ इस थ्योरी पोर्शन से आपको समझ आ चुका होगा कि हम लोग जो मिरर का यूज़ है वो क्यों करते हैं। कि इसमें जैसे कि यहाँ पर एक एक्साइटेशन सोर्स है, यहाँ से जब जो रेडिएशन होता एमिट होगा वो सभी दिशा में एमिट हो सकता है। तो जो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टर होता है वो इसे रिफ्लेक्ट करता है डिटेक्टर के एंगल पे ही ये रिफ्लेक्ट करता है, और यहाँ पर ये डिटेक्टर होता है इसे डिटेक्ट कर लेता है। अगर ये सभी दिशा में फैल जाएगा तो एक जो इंटेंसिटी का हमें जो वेवलेंथ चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मोनोक्रोमेटर। यहाँ पर हम लोग प्रिज्म को एज अ मोनोक्रोमेटर हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि क्वार्ट्ज मटेरियल का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद इसमें स्लिट। स्लिट क्या करता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन को ही अपने से पास होने देता है, ठीक है। The entrance slit is kept between the flame and optical system. This slit permit the radiation from the flame and the mirrored reflection of the flame to enter the optical system. The exit slit is kept between the monochromator and the detector. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें एम्पलीफायर। जो एम्पलीफायर होता है वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। एम्पलीफायर एम्पलीफाई द रेडिएशन एंड पास्ड थ्रू द डिटेक्टर। नेक्स्ट है इसमें डिटेक्टर। डिटेक्टर के रूप में हम लोग फ्रेंड इसमें फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट है इसमें रीड आउट डिवाइस। द रीड आउट डिवाइस सिस्टम अवेलेबल इंक्लूड मैटर चार्ट, रिकॉर्डर एंड डिजिटल डिस्प्ले। ओके, Matters have now been superseded by the alternative method of data presentation. ओके, क्लियर है। आगे इसमें इसका एप्लीकेशन पार्ट, ये जो होता है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी यूज़फुल होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स फ्रेंड इसमें कौन कौन से एलिमेंट या कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है, इसका आइडेंटिफिकेशन करना रहता है कि ये कितने कंसंट्रेशन में ये इस सैंपल के मिक्सचर में ये या सैंपल में ये प्रेजेंट है। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है फ्रेंड, उससे हम लोग लैब में भी परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम लोगों को सैंपल का मिक्सचर दे दिए रहते हैं, उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करके आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह या एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। हमने क्या कहा, जो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक है वो होता है आइडेंटिफिकेशन टेक्निक होता है। इसमें हम लोग किसी भी एलिमेंट या क्रियात्मक समूह का हम लोग इसमें आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्लेम फोटोमेट्री इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। यहाँ तक क्लियर है। प्रेजेंट ऑफ एल्काली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल इन वाटर सच एस सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा कैन बी डिटरमाइन। तो इस टेक्निक के थ्रू हम लोग वाटर में इन एलिमेंट का डिटेक्शन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इस टेक्निक में। प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेटल इन सीमेंट सैंपल, ठीक है, जो सीमेंट सैंपल होते हैं उनमें भी इन जो एलिमेंट है उनका डिटेक्शन कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम इन ब्लड सीरम एंड यूरिन सैंपल, ठीक है, जो ये एलिमेंट होता है उनका भी हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं ब्लड सीरम और यूरिन के सैंपल में इस टेक्निक के थ्रू, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एल्काली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल इन मेटलूर्जिकल प्रोडक्ट, कैटालाइज्ड अलॉय, हाई प्योर मेटल एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद इसमें है एनालिसिस ऑफ एक्सचेंजेबल कैटायन इन सॉइल। ओके, आगे इसमें इसका यूज़ हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कर सकते हैं। जैसे कि ये नाम से इसमें पता चल रहा है कि ये किसी भी सैंपल में जो है
एलिमेंट का कितना इसमें क्वांटिटी प्रेजेंट है, उसका एनालिसिस इसके थ्रू होता है। ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल कैन बी डिटेक्ट बाय दिस मेथड। क्लियर है? कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन सीरम, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ये कितना कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है किसी भी मतलब कि ब्लड में हो या सीमेंट में हो, हम उसका कंसंट्रेशन को हम लोग इसमें इस टेक्निक के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज ए ऑफ KCl इन सिरप। ठीक है, KCl का हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं सिरप में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इसका लिमिटेशन, ये हम लोग कह सकते हैं इसका डिसएडवांटेज इस टेक्निक का। तो क्या क्या इसके लिमिटेशन होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी एनालाइज। ठीक है, इस टेक्निक में हम लोगों ने देखा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल्कलाई एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल का ही डिटेक्शन कर पाते हैं। तो ये भी एक हिसाब से इसका लिमिटेशन हुआ कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल्कलाई और एल्कलाइन अर्थ मेटल का ही हम लोग इसमें डिटेक्शन कर सकते हैं। अगर सैंपल में अलग कोई P ब्लॉक का या कोई D ब्लॉक का इसमें मेटल या एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हुआ तो हम लोग एक हिसाब से उसमें इस टेक्निक के थ्रू उसका एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द सैंपल रिक्वायर्ड टू बी इंट्रोड्यूस एज सॉल्यूशन इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स। क्या कह रहा है इसमें कि जो फ्लेम में हम लोग सॉल्यूशन स्प्रे करते हैं वो फाइन ड्रॉपलेट्स इसमें होना चाहिए। अगर ये फाइन ड्रॉपलेट्स नहीं हुआ तो ये एक हिसाब से ये डिटेक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा या एरर इसमें दिखाई देगा। ठीक है, आगे इसमें मैनी मेटेलिक सॉल्ट, सॉइल, प्लांट एंड अदर कंपाउंड आर इनसॉल्यूबल इन कॉमन सॉल्वेंट, हेंस दे कांट बी एनालाइज बाय दिस मेथड। ठीक है, आगे इसमें since the sample is volatilized, if a small amount of sample is present, it is thought to analyze by this method as some of it gets waste by vaporization। ठीक है, इसमें अगर स्मॉल अमाउंट में अगर सैंपल प्रेजेंट हो तो इस एक हिसाब से उसका वाष्पीकरण नहीं किया जा सकता, इसलिए ये इस टेक्निक का ये लिमिटेशन है कि ये स्मॉल अमाउंट अगर कोई सैंपल का प्रेजेंट है तो ये डिटेक्शन इस टेक्निक के थ्रू नहीं किया जा सकता। ठीक है, ह्यूज अमाउंट चाहिए रहता है इसमें। ठीक है, further during solubilization with solvent, other impurities might mix up with sample and may lead to error in the spectra observed। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि ये एल्कलाई एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए है ये यूज़फुल होता है ये टेक्निक। अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटी हुआ तो ये जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा उसमें एरर हमें देखने को मिलेगा इस टेक्निक में। ठीक है, तो ये था फ्रेंड इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और केमिस्ट्री को इसी तरीके से रिलेट करके समझने के लिए आपके अपने चैनल रिलेट केमिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।